मैं हूं फ़खर सबज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर होने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें। एक तो पेट्रोल की प्राइस लास्ट 6 डेज़ में 60 रुपीज़ पर लीटर बढ़ाई गई। इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें भी बढ़ाई गई और बाकी जो इन्फ्लेशन है वो भी आसमान को छू रही है और कहा यह जा रहा है कि अभी आगे जाके मज़ीद चीज़ें महँगी होंगी। हुकूमत कह रही है कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने से बचाया, अगर रियासत होगी तो फिर सारा कुछ होगा। लेकिन बात घूम फिर कर अवाम के ऊपर आके गिरती है। बाकी ये अपनी अल्लल्ले-तल्लल्ले कोई भी काम नहीं करता। जहाज़ों में फिरना हो, एयर कंडीशन्ड रूम में बैठना हो, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में फिरना हो या जो कुछ भी हो, उससे ये लोग पीछे नहीं हटते। लेकिन अगर होता है तो कहते हैं अवाम कुर्बानी दे। 75 ईयर से यही कहा जा रहा है और यही हो रहा है। क्या मज़ीद कितनी कुर्बानी चाहिए इस कौम से, इन लीडरान को? बात करेंगे इस बात पर, इस इश्यू पर और इसके साथ-साथ जुड़े हुए और बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर कोशिश करेंगे कि इसको आज इस शो में डिस्कस करें और डिस्कशन के लिए मुझे आज जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट डॉक्टर बशारत हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सिंपली आप भी इस्लामाबाद में हैं, अगर इस्लामाबाद में नहीं भी है तो पाकिस्तान के अंदर है। हालात ऐसे लग रहा है कि मतलब ऐसे ऐसे नज़र आ रहा है कि एक जिसे कहते हैं कि रजा हुआ जाता है और भूखा आता है और सारी जो जिसे कहते हैं कि वो गुस्सा जो है वो अवाम पे आके निकलता है। सर, हो क्या रहा है और हम जा किधर रहे हैं और हमने मतलब एंड हमने कहाँ पे करना है? मतलब देखिए हैप्पी एंडिंग जो जिसको हम फ़िल्म में कहा करते थे। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, हाँ, बात ये है कि जब ये पीटीआई की हुकूमत को निकाला गया और एक जमहूरी तरीके से उनको हटाया गया, क्योंकि उनकी कोalition गवर्नमेंट थी, जब उनसे उनके पार्टनर्स जो है वो खुश नहीं रहे, क्योंकि जो वादे किए गए थे उनके साथ, उनको पूरा नहीं किया गया, तो वो उनसे अलहदा हो गए। उसके बाद जब ये पीडीएम की हुकूमत बनी, इसमें के पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना की जमात वगैरह, काफ़ी सारी जमातें एमक्यूएम वगैरह ने मिलकर ये हुकूमत बनाई। उस वक़्त अवाम ये सोच रहे थे कि हमें जो महँगाई की गई पिछले साढ़े 3 पौने 4 साल में इमरान खान साहब की हुकूमत की तरफ से, उससे निजात मिलेगी, और जो है मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा, क्योंकि ये सारे लोग जो अब हुकूमत में आए हैं, ये 40 साल जो है हुकूमत का तजर्बा रखते हैं, पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने का तजर्बा रखते हैं, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान पर बल्कि स्पेसिफिकली पंजाब में, जहाँ पे काफ़ी तरक्की भी की गई, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स किए गए शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, जब वो वज़ीर आला रहे उस सूबे के। अवाम यही सोच रहे थे कि मुल्क में खुशहाली का दौर जो है वो वापस आ जाएगा, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरअक्स। देखिए, पेट्रोल की कीमत जो है वो ये सही कहते हैं कि इसलिए बढ़ी है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल महँगा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल वजह ये है कि स्टेट बैंक ने और पिछली हुकूमत ने मिलकर जो रुपए को इतनी बुरी तरह गिराया है, और इस हुकूमत ने भी उसको कोई सहारा नहीं दिया। उसकी वजह से जो ये तेल है, इस वक्त आपको 210 रुपए में पेट्रोल 1 लीटर मिल रहा है। अगर यही जो है रुपया जो इस वक्त 200 से ऊपर जा चुका है, ये अगर 100 रुपए का होता, जो कि जब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली, उस वक्त तकरीबन बिल्कुल। ये 120, 115, 120 के करीब था, तो यही पेट्रोल की कीमत आधी होती, यानी 210 की जगह 105 रुपए का लीटर लोगों को मिलता। बिल्कुल। तो असल वजह ये है कि डीवैल्यूएशन जो इन्होंने की है, इतनी बुरी तरह की है, और सिर्फ इसलिए की है कि एक्सपोर्टर्स को फायदा मिले, जिन्होंने हराम की कमाई कमा कर, लूट कर इस बिल्कुल। मुल्क का पैसा मुल्क से बाहर रखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज में, उनको फायदा हो, तो उनका पैसा रखा रखा जो है दुगना हो जाए। बेशक। किसी और को कोई फायदा नहीं हुआ। स्टेट बैंक बिल्कुल फेल हुआ है इसको कंट्रोल करने में कि इतनी बुरी तरह क्यों जो है रुपया गिर रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कि मैं पिछले कोई 8 साल से कह रहा हूँ, जब से नून लीग ने ये काम शुरू किया था। जी। देखें, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, उसमें आपने एनर्जी जनरेशन जो है उसके लिए जो पावर प्लांट्स लगा दिए, नून लीग हुकूमत नहीं लगाए थे, वो इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड लगा दिए, जी, यानी बिल्कुल। इम्पोर्टेड जो है कोल बेस्ड लगाए, इम्पोर्टेड
जो है LNG बेस लगा दिया, और उससे पहले जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उन्होंने इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल बेस लगाए, बिल्कुल। तो सारे IPPs। अब मैं उस वक्त से चीख रहा हूं कि अगर आप इंपोर्टेड फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स लगाएंगे तो जैसे ये फ्यूल महंगा होगा तो ये आपके लिए अफोर्डेबल नहीं रहेंगे। बेशक। इस वक्त खुर्रम दस्तगीर साहब जो कि मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं, उनका बयान आया है कि कोयला जो है वो इतना महंगा हो चुका है, इंपोर्टेड कोयला, कि हम अपने जो पावर प्लांट्स हमने कोयले पर चलने वाले लगाए थे उनको ऑपरेट नहीं कर सकते, वो बंद पड़े हैं। इसी तरीके से LNG इतनी महंगी हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में कि जो LNG पर इन्होंने पावर प्लांट्स लगाए थे वो ऑपरेट नहीं कर सकते। हम्म, इसी तरीके से फर्नेस ऑयल इतना महंगा हो चुका है कि जो फर्नेस ऑयल पर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं वो ऑपरेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम्म, इस वक्त मुल्क में 14 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इस्लामाबाद बिल्कुल। जैसा शहर जिसमें जी। 100% जो है वो लोग अपना बिल पे करते हैं, रिकवरी है। उनको ऐसे अजाब में डाल दिया गया है कि वो रात को भी जो है नहीं सो सकते, बार बार बिजली बेशक। जाती है, और ना दिन को जो है आराम कर सकते हैं। इतनी शदीद गर्मी है, यहाँ 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, जी बिल्कुल। उसमें आप बार बार बंद करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह है कि जिन लोगों ने, जिन ताजरों ने, ये ताजर आपको पता है ना कि किस हुकूमत के साथ होते हैं, जी। जिन ताजरों ने अरबों रुपए के जनरेटर्स इंपोर्ट करके रखे हुए थे और अरबों रुपए बैटरीज में लगाए हुए थे और UPS में लगाए हुए थे, उनका जो है वो तबाह हो रहा था बिजनेस के, वो उनका पैसा फंसा हुआ था हम्म। क्योंकि पिछले कई साल से लोड शेडिंग नहीं हो रही थी। तो उन्होंने भी ये मैंने सुना है कि दबाव डलवाकर और इतनी ज्यादा लोड शेडिंग शुरू करवाई है कि हर आदमी अब UPS खरीद रहा है, हर आदमी जनरेटर खरीद रहा है, हर आदमी बैटरीज खरीद रहा है, और वो जो अरबों खरबों रुपए और जाया हो रहे हैं इस पर। लेकिन सर एक चीज और है। हमारे मुल्क की पॉलिसी क्यों ये वाली नहीं रही? हमारे बिल्कुल दीवार के साथ जुड़ा हुआ मुल्क हिंदुस्तान है सर। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, राजस्थान के अंदर 10,000 मेगावाट सर सोलर पावर प्लांट उन्होंने लगवाया हुआ है, और उन पैनल्स की सफाई के लिए उन लोगों ने रोबोटिक सिस्टम लगाया हुआ है। ये भी नहीं है कि इंसान वहां पे जाके उसके ऊपर कपड़ा मारेंगे तो वो प्रोडक्शन अपनी पूरी देंगे। हमने सर एक कायद आजम सोलर पार्क बनाया था, और मियाँ शहबाज साहब ने बनाया था, 1,000 मेगावाट का था, और उसमें से उस वक्त गालिबन 200 या 300 मेगावाट उन्होंने लगा के और कहते बाकी मरहलावार लगेगा। सर वाटर के ऊपर हाइड्रल 50,000 से ज्यादा की कैपेसिटी हम खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ रखते हैं। बाकी जगह भी होंगी, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तो नहीं सर, कश्मीर है हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान है, और बहुत सारे इलाके ऐसे होंगे। पंजाब में भी बड़ी बड़ी नहरी बहुत अच्छा सिस्टम है, वहां पे भी ये पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन सर हम, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी लोग हैं, हमारे बड़े आते हैं, वो इस मसले को हल नहीं करना चाहते, और अवाम को इस अजाब से छुटकारा नहीं दिलाना चाहते। वो कहते कि ये रोटी के पीछे पड़े, ये सर छुपाने के पीछे पड़े, कभी ये UPS लगाए, कभी ये सोलर लगाए, और कभी कहते गर्मी में बिजली नहीं है, सर्दी में गैस नहीं है। अगर ये इससे निकल आएंगे तो ये शायद फिर कुछ और सोचना शुरू कर देंगे। मेरा तो सर ख्याल ये कि सारे मिल के, और ये जानबूझ कर ये सारा, ये दुनिया में सर नामुमकिनात कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं पॉसिबल हो सकता। वियतनाम के एम्बेसडर को सर आज से कई साल पहले मैंने इंटरव्यू किया था, और वो मुझे बता रहे थे, लाइट चली गई, उनका जनरेटर ऑन हुआ, तो उसने मुझे कहा कि ये आज से 20 साल पहले हम इस सिचुएशन से गुजर रहे थे। और सर हम पाकिस्तान मतलब एटम बम बना लिए, लेकिन बिजली वाला सिस्टम कोई हम नहीं बना सकते। सर ड्रामा नहीं है तो और ये क्या है? देखिए जी, मैं खुद एक अल्टरनेटिव एनर्जी स्पेशलिस्ट हूं। मैंने इस हुकूमत को कहा कि मैं तुम्हें अल्टरनेटिव पेट्रोल, अल्टरनेटिव डीजल, अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिव गैस दे सकता हूं, और बेहतरीन ऐसी टेक्नोलॉजी से दूंगा जो कि इंडिजिनस है, कोई आपको चीज इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड हमने इतनी मुश्किल से बनाया था, उसका एक्ट पार्लियामेंट से पास करवाया था, ये एक जुल्म किया। और इस PTI की हुकूमत ने कि उस अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड को ही खत्म करने के लिए इन्होंने बिल जो असेंबली में ले आया और पास करवा लिया। दूसरा इदारा था पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, मिनिस्ट्री जी। ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसको जो है खत्म कर दिया, और उसका जो स्टाफ था उसको जम कर दिया किसी और डिपार्टमेंट में। ये हुकूमतें नहीं चाहती क्योंकि ऑयल माफिया, LNG माफिया और जो इंपोर्टेड कोल माफिया है ये इतने स्ट्रांग हैं। ये जब इंपोर्ट करते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों की जो है वो बहुत ज्यादा जो है किकबैक्स उनको मिलते हैं, वो कमाई करते हैं। ये नहीं चाहते कि अल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी पर पाकिस्तान की एनर्जी जो है बने।
क्योंकि फिर इनकी कमाई खत्म होती है और इसमें सियासतदान भी शामिल हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, इसमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं बड़े, और इसमें बहुत सारे लोगों की जो है रोजी लगी हुई है। वो उन्होंने वो डिपार्टमेंट ही खत्म करवा दिए इमरान खान से। यानी मैं दोबारा कहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का डिपार्टमेंट था ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि इमरान खान ने खत्म कर दिया कि कहीं सोलर, विंड, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, बायोफ्यूल्स, इन पर काम ना हो। और जो हमने काम किया था उस काम को खत्म करने के लिए इन डिपार्टमेंट्स को ही खत्म कर दिया। इसी तरीके से पीक्रेट को खत्म कर दिया, पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज को। इंडिया हाँ, डॉक्टर साहब की आवाज़ क्योंकि हमें नहीं आ रही, मेरा ख़्याल है कोई उनके इंटरनेट में कोई। डिपार्टमेंट था, बहुत थोड़ा सा स्टाफ था जिसमें, उस डिपार्टमेंट को ही खत्म कर दिया कि कहीं यहाँ पर अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलप ना हो। ये लोग मुल्क दुश्मन है, ये हमारे सियासतदान जिन्होंने अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड को खत्म किया, ये मुल्क दुश्मन है। आपके सामने आपका मुल्क इस वक्त इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ जा जी, रहा है, जो कि मैं पिछले कितने साल से कह रहा जी, हूं कि ये एनर्जी क्राइसिस यही आपको लेकर दिवालिया कर देगा इस मुल्क को। अब आप देख लें, ना आपकी इंडस्ट्री काम कर सकती है, ना लोग घरों में जो है चैन से रह सकते हैं, बिल्कुल। कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है जब आपके पास एनर्जी नहीं है। तो कोई सोचने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, किसी एक्सपर्ट को काम नहीं करने देते, सर तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत थोड़ा वक्त है जिसके बाद ये इनका बुरा हाल हो जाएगा। सर मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही कि बिजली के रेट को तकरीबन 8 रुपए पर यूनिट और जो बेसिक यूनिट है वो अभी कह रहे हैं कि 24 रुपीस का एक यूनिट हो जाएगा। इसी तरीके से सर बाकी चीज़ों को, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ अभी तक कोई भी नहीं जा रहा। ये हुकूमत तो चले इसको महीना 2 हो गए, इससे पहले इमरान खान साहब थे, उससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब थे। सर डैम्स जो हम हाइड्रल की तरफ और इस तरह जो आप अल्टरनेट एनर्जी बता रहे हैं, दुनिया इससे फ़ायदे उठा रही है। सर जर्मनी जैसा मुल्क पता नहीं हज़ारों मेगावाट नहीं बल्कि गीगावाट्स में वो सोलर से बिजली ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे जैसे सूरज तो नहीं तपता हुआ सूरज नहीं होता, क्योंकि क्लाउडी वेदर ज़्यादातर रहता है यूरोप के अंदर या बाकी दुनिया के ममालिक जहाँ पे सूरज कम निकलता है। उसके बावजूद सर उससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम बदकिस्मत हैं, बददयानत हैं, या क्या वजह है कि हम कहते हैं कि यार अवाम को जितना नचोड़ सकते हो नचोड़ो, लेकिन हल नहीं निकालना, प्रॉपर कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना कि वंस फॉर ऑल ये मसला खत्म हो बददियानत हैं, करप्ट हैं, चोर हैं, और ये राइट मैन एट द राइट जॉब नहीं लगाना चाहते। और ये ऑयल माफिया, एलएनजी माफिया और इंपोर्टेड कोल माफिया है, ये उनके हाथों में खेल रहे हैं, बल्कि ये उनके एक्चुअली फ्रंटमैन हैं। ये अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड को खत्म करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। जाए। ये किसी भी उसको खत्म करने से हुआ क्या, आपके पूरे मुल्क की इकोनॉमी जो है इस वक्त गर्क हो रही है, सिर्फ ये एनर्जी की वजह से। और आपका मुल्क इसी वजह से दिवालिया हो रहा है। इसके बाकायदा सोल्यूशन मौजूद हैं, हमारे पास हैं, हम बाहर से लेकर आए हैं, हम इस मुल्क को देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो क्योंकि इनको पैसा मिलता है इंपोर्ट होने से, इस फ्यूल के जो ये बाहर से करते हैं और जिस पर पावर प्लांट चलाते हैं, ये पावर प्लांट्स भी यही सियासतदान ओन करते हैं ज्यादातर। इस वजह से ये नहीं चाहते कि यहाँ पर विंड, सोलर, बायोमास वगैरह पर काम हो, क्योंकि इससे काम होगा तो फ्यूल फ्री मिलेगा, तो इनकी कमाई क्या होगी फिर। सो ये बड़ी बदकिस्मती है। इसके तमाम सॉल्यूशंस मौजूद हैं, हमारे पास हैं, लेकिन ये है कि ये करप्ट लोग उन डिपार्टमेंट्स को ही खत्म कर देते हैं जिनका काम था कि यहाँ पर अल्टरनेटिव एनर्जी को डेवलप करें। सर लास्ट में एक चीज के अभी क्या आपको सर नजर आ रहा है नेक्स्ट 4 मंथ्स अगर ये हुकूमत रहती है, और अब तो मेरे ख्याल क्योंकि जो इन्होंने कड़वी गोलियां खाई हैं बल्कि हमें खिलाई हैं आवाम को, तो अब तो ये लगता है कि ये 1 साल तक रहना चाहते हैं। नेक्स्ट यानी अगस्त में इलेक्शन या फिर सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन नेक्स्ट ईयर 2023 में होने का इनका इरादा या करवाने का इनका इरादा है। तो इज इट पॉसिबल कि चीज़ों को कंट्रोल, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि, और हमारे जो एनर्जी के एडवाइज़र हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो कह रहे हैं कि अभी कुछ महीनों में
चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी? इज इट पॉसिबल, या वही इमरान खान वाली गोली ये भी हमें टोपी करा रहे हैं कि वो कहते थे ये 2019 में हालात अच्छे हो जाएंगे, फिर कहते हैं दिसंबर 2019 में हो जाएंगे, फिर कहते हैं 2020 में हो जाएंगे, फिर 2021 और 2022 में वो खुद ही चले गए। ऐसा ही कुछ है, या आपको लगता है कि एज एक्सपर्ट की थोड़ी सी बेहतरी हो सकता है कि 6 महीने में या 4 महीने में थोड़ा सा रिलीफ मिलना आवाम को शुरू हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर ये चाहें तो ये 1.5 साल में ही इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको क्या करना होगा? देखें, मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से शहबाज शरीफ साहब को और तमाम जो है लीडर्स को एक मशवरा देना चाहूँगा। देखें, आप लोगों ने 40 साल इस मुल्क पर हुकूमत की है। आपको पैसे का कोई लालच नहीं है। आपके पास इतना पैसा है और आपके हाँ। खानदान के कि आपकी 10 नस्लें बैठकर जो है आराम से खा सकती हैं। खुदा के वास्ते रहम करें, इस मुल्क के ऊपर रहम करें। बहुत गरीब लोग आपको तुर्की से कुछ नहीं मिलेगा। तुर्की खुद जो है इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस में है। आप छोड़ें बाहर के दौरे, आप बिजनेस ट्रिप्स छोड़ें, आप इस मुल्क में बैठें। आप चाहें तो शहबाज शरीफ साहब, आप में इतना पोटेंशियल है कि आप इस मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। आप अपनी कुर्सी पर बैठें, इस्लामाबाद में बैठें, पीएम सेक्रेटेरिएट में बैठें और इस मुल्क के मसाइल हल करें। अपने साथ वो टीम लगाएं जो क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो हर फील्ड में, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस मुल्क के पास बड़ा पोटेंशियल है। हम श्रीलंका नहीं है। हमारे पास 31 से लेके 35 अरब डॉलर्स बाहर से आते हैं, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, जो कि श्रीलंका के पास नहीं आते। हमारे पास तकरीबन 35 अरब डॉलर की इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि श्रीलंका के पास नहीं है। हम जो है बहुत जल्दी इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, अगर आप सीरियस हो जाएं और आप इस मुल्क के ऊपर और इसके अवाम के ऊपर रहम करें। आप अपनी कुर्सी पर तो बैठें, आप ना जाएं इधर उधर। हर सूबे में उसका गवर्नर मौजूद है, उसका वजीर आला मौजूद है, उनको उन सूबों की डेवलपमेंट करने दें। आप कुर्सी पर बैठें, आप जो है यहाँ पर मसाइल हल करें पूरे मुल्क के। आप अब एक सूबे के वजीर आला नहीं हैं। आप अगर चाहें तो इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। बाहर के दौरे अपने बंद करें। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, कि अवाम को तो कहा जा रहा है कि आप कुर्बानी दें, क्या इज इट पॉसिबल? आज इस तरीके से कैबिनेट मीटिंग में हमें ये बातें सुनने को मिली कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमें करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या जो 150-150, 200-200, 300-300, 500-500 लीटर तक, बल्कि इससे भी शायद ज्यादा, हमारे जर्नल्स, हमारे जजेस, हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग, या हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एडवाइजर्स, सर जो ये लेते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां यूज करते हैं, इनसे ये वापस लेके इनको कहा जाएगा कि बेटा, ये अवाम जो 220 मिलियन है ना, ये जलील हो रही है, आप भी इस मुल्क के लोग हैं, इधर ही से आप कमाते हैं, आप भी इसी तरीके से रहे, तो ये कर पाएंगे? देखें, एक तो ये है कि ये जो पेट्रोल की आपने बात की है सही है, ये तो पर्क्स में आता है ना, एक छोटी चीज है। असल क्या चीज है कि जो बहुत सारे सरकारी ऐसे इदारे हैं, नीम सरकारी इदारे हैं, जहां पर उनके जो हेड्स हैं वो मिलियंस में तनख्वाहें ले रहे हैं। जी। हुकूमत ने एमपी स्केल्स बनाए हुए हैं। MP1 का बिल्कुल। जो आदमी है वो 6-7 लाख 8 लाख तनख्वाह लेता है, जी। और उसमें उसको ये पेट्रोल वगैरह दूसरी मराद भी मिलती हैं। जी। जी। इसके अलावा 8 लाख से ऊपर आप किस तरह देते हैं? अब PPIB जो कि IPPs जिसने सारे लगाए, तेल के, गैस के, LNG के, इंपोर्टेड कोल के, उसके जो लोग हैं वो 20-20, 25-25 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं। क्यों आप दे रहे हैं इतनी तनख्वाहें? आप जो है MP1 जो आपके अपने स्केल्स हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल स्केल्स, और आपके जो BPS स्केल, किसी को BPS से ज्यादा तनख्वाह ना दें जब तक कि वो कोई हाईली क्वालिफाइड बंदा नहीं है। एग्जैक्टली। आपने रिटायर्ड जर्नलों को, रिटायर्ड जो है ब्यूरोक्रेट्स को, आपने इनको 20-20 लाख की, 25-25 लाख रुपए रखा हुआ है। जो एक दफा रिटायर हो जाता है उसको MP1 से ज्यादा आप ना दें अगर उसके पास। ये जब MP1 स्केल और MP स्केल्स बनाए गए थे, शर्त रखी गई थी कि हाईली क्वालिफाइड PhDs होंगे, ये उनके लिए होगा। लेकिन अभी आप देखें, सारे रिटायर्ड जनरल, सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ये उन सीटों पर बैठ गए हैं जो कि जिन्होंने सारी उम्र किसी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की इस मुल्क की डेवलपमेंट में। तो ओके। आपको ये पेट्रोल वगैरह सारे करने पड़ेंगे। एयर कंडीशनर्स बंद करें हर दफ्तर में, और गुड। बाकी जो है ना, इस तरह के मेजर्स लें जिनको कहते हैं कि ये बचत के, ऑस्टेरिटी, ये आप करेंगे। और बिल्कुल आप सरकारी महकमों से खत्म करें अय्याशी। इनकी तनख्वाहें जो हैं फ्रीज करें। 2 लाख से ऊपर किसी को तनख्वाह ना दें।
और जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है वो MP1 स्केल जरा उसको मिले, MP2 मिले, ओके, MP3 मिले। फाइन। ठीक बहुत है जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बातें मैं और आप जो कर रहे हैं, कल मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने अपनी ट्वीट में मेंशन किया था कि ब्यूरोक्रेसी, जर्नल, जजेस और सबसे ये चीज़ें क्या ली जाएँगी, या उनको कहा जाएगा कि नहीं, आप तो हमारे सबसे लाडले लोग हैं, ये बाकी अवाम तो है ही भेड़-बकरियाँ, इनका काम यही है कि इनको इसी तरीके से रगड़ा दिया जाए और इन्हीं के खून से हमारी अय्याशियाँ चलती रहेंगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। थैंक किसी यू। और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।